एपिसोड 65। एक गिलास, दो गिलास। विजय को नहीं पता था कि उसने कितने गिलास और कितनी बोतलें खाली कर दी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के भाव नहीं बदले थे। दूसरी ओर जिन लड़कों ने उसके साथ ड्रिंक की, वो काफी नशे में धुत हो गए थे। विजय, तुम अच्छे हो। अब हम इसे यहीं खत्म करते हैं। उन लोगों ने आखिरकार डर महसूस किया। अब वो और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते थे। यह पहली बार था जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इतना ड्रिंक कर सकता था। माही सहित जो लोग उनकी टेबल पर बैठे थे, वो सभी स्तब्ध रह गए। विजय ने अकेले ही अल्कोहल की 8 से 9 बोतल खत्म कर दी थी, तो उन्हें इस बात को पचाने में वक्त लग रहा था। बस इतना ही दम था। हट यार, तुम लोग भी खुद को मर्द कहते हो। अब उन्हें भड़काने की बारी विजय की थी। हाँ, बेशक हम हैं। इस वक्त माही, गुंजन और बाकी सभी लड़कियां उन्हें ही देख रही थीं, तो वो लोग उनके सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकते थे, इसलिए उन्हें विजय के साथ और पीने के लिए सहमत होना ही पड़ा। वो सभी रेड वाइन पी रहे थे। एक औसत व्यक्ति के लिए यदि वो शराब की 2 बोतलें पीते हैं तो वो थोड़ा असहज महसूस करने लगेंगे, लेकिन 1-2 बोतलें और पीने के बाद वो नशे में धुत हो जाएंगे और उन्हें अपनी जिद छोड़ वहां से भागना ही पड़ेगा। इतना बुरा नहीं है। तुषार ने विजय की छाती थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतने तगड़े शराबी भी हो। नहीं यार, बस ऐसे ही कभी कभी पी लेता हूँ। विजय ने वाइन का गिलास नीचे रख दिया और आराम से जवाब दिया, नाइस। तुषार ने उसे थम्स अप किया। विजय ने अपनी ड्रिंकिंग कैपेसिटी को दिखाकर बाकी सभी लड़कों को भी डरा दिया था। इसके बाद उसे किसी ने डिनर करते वक्त परेशान नहीं किया। इस तरह विजय ने चुपचाप खाना खाया और समय समय पर केवल तुषार, गुंजन और अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ बातचीत की। गुंजन ने भी कुछ शराब पी थी और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। ज्यादा तो उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन अब वो थोड़ी चंचल हो गई थी। जब भी वो टेबल पर किसी को एक मजेदार कहानी सुनाती, तो वो खिलखिलाकर विजय की ओर झुक जाती। यह देख सभी लड़कों को थोड़ी जलन होने लगती, लेकिन वो केवल अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक उन लोगों ने डिनर किया, तब तक रात के 8 बज चुके थे। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी तो क्लास मॉनिटर ने एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाने की प्लानिंग की और इस पर सभी ने सहमति भी दिखाई। ठीक है, फिर ये तय रहा, हम बाहर चलेंगे। मॉनिटर विशाल ने ताली बजाई और कहा। एक पल कुछ सोचने के बाद उसने आगे कहा, मुझे याद है कि पास में एक है, वहां चलते हैं। ठीक है, सभी ने जवाब दिया। शुरू में विजय उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन गुंजन के ज्यादा फोर्स करने और तुषार का भी जाने का मन था, इसलिए वो चलने के लिए मान गया था। वैसे भी अभी इतना लेट नहीं हुआ था, तो उन लोगों के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद उन लोगों का ग्रुप पास ही के एक बार की ओर बढ़ गया। बार में कुछ देर डांस करने के बाद वो लोग बार के एक प्राइवेट रूम में गए। उस रूम में सिंगिंग के लिए एक माइक और स्पीकर था। फिर सभी लोग वहां सिंगिंग करते हुए मौज मस्ती करने लगे। इस वक्त विजय एक कोने में बैठा हुआ था और गुंजन उसके एक हाथ से चिपकी हुई थी। उसका कोमल और चमकीला शरीर उसके सामने झुका हुआ था। दूसरी ओर तुषार एक माइक्रोफोन पकड़े हुए था और अपने दिल की संतुष्टि के लिए गा रहा था। तुषार सिंगिंग में बहुत अच्छा था। स्कूल टाइम में भी वो स्टेज पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए सिंगिंग करता था। सिंगिंग के कारण ही अंजलि ने उसे पसंद किया था। इस वक्त तुषार जो गाना गा रहा था, उसका नाम था अफसोस करोगे, और वो अपनी पूरी ताकत के साथ गा रहा था, जैसे उसने इसी सॉन्ग में अपनी पूरी नफरत, गुस्सा और फीलिंग्स बयां कर दी हो। उसका गाना खत्म होते ही सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई। विजय भी उसके लिए खुश था और तालियां बजा रहा था। तुषार ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तुषार, यू आर वंडरफुल। गुंजन ने ताली बजाई। नहीं, नो, मैं कहता हूँ विजय को भी एक गाना गाना चाहिए, तुषार ने कहा। विजय जल्दबाजी में अपना हाथ हिलाया और कहा, नहीं यार, तुम्हें पता है कि मैं नहीं गा सकता। मैं सिंगिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। हाय, इतना विनम्र मत बनो, तुम गा सकते हो। गुंजन, उससे कुछ कहो, जल्दी करो, तुषार ने कहा। आओ विजय, गाना गाओ। गुंजन ने विजय का हाथ खींचा और मधुर आवाज में कहा, ठीक है, तुम दोनों जीत गए। विजय बच नहीं सका, इसलिए उसने माइक्रोफोन लिया और फेयरी टेल सॉन्ग गाने लगा। विजय सिंगिंग में उतना अच्छा नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शायद ही कभी सिंगिंग की हो। वो एक गरीब परिवार का लड़का था, तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा वो किसी और एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार जब उसने गाया तो ये थोड़ा अलग था। शुरुआत में उसकी आवाज कर्कश थी और वो धुन को पकड़ नहीं सका। फिर भी बहुत जल्दी ये ऐसा था जैसे उसे एक एपिफेनी हो गया था, क्योंकि वो अचानक अपनी सांस और लय को कंट्रोल करने लगा था। वो जैसे जैसे गाता जा रहा था, उसके सुर और ताल एक साथ मैच करने लगे। कहने की जरूरत नहीं है कि वो खुद भी पूरी तरह से गाने में डूब गया था। पहले तो कमरे में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी नजरें एक एक करके उसकी ओर मुड़ गईं। यह कौन है जो इतना अच्छा गा रहा है? उन सभी ने अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि विजय के हाथ में माइक्रोफोन है, तो वो दंग रह गए। विजय कब से गाने लगा? जब हम लोग स्कूल में थे तो उसने कभी सिंगिंग नहीं की, फिर वो इतना अच्छा कैसे गा रहा है? सभी लोग हैरानी में विजय को गाते हुए सुन रहे थे। तुषार का भी कुछ ऐसा ही हाल था, शायद उनसे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल। उसकी आंखें हैरानी में सॉकेट से बाहर आने वाली थी। वो विजय को उन सभी से कहीं बेहतर तरीके से जानता था और वो जानता था कि विजय सिंगिंग में अच्छा नहीं था। अब जब अचानक उसने विजय की सुरीली आवाज सुनी, तो उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना अच्छा भी गा सकता था। दूसरी ओर गुंजन ने अपने हाथों को अपने मुंह पर ढक लिया था। वो इस वक्त विजय को आश्चर्य से देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी, जो विस्मय और आराधना के संकेत से चमक रही थी। सॉन्ग खत्म होते ही एक पल के लिए पूरे रूम में सन्नाटा छा गया।
फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट में पूरा रूम गूंजने लगा। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। विजय, तुमने क्यों कहा था कि तुम्हें गाना नहीं आता? यू वर ग्रेट। गुंजन फुल एक्साइटेड थी और विजय को देखते हुए उसकी नजरें अलग तरह से चमक रही थी। विजय, कमाल धमाल, तूने तो अचानक धमाका कर दिया यार, तुषार ने उसे एक हाई फाई देते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, इसका मतलब पिछले 3 सालों से तुम पढ़ाई छोड़ सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ है ना? हाँ। विजय को हल्के से खांसी हुई, फिर उसने माइक्रोफोन नीचे रख दिया और कुछ बार धीरे से खांसने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। उसने कभी भी सिंगिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। सिंगिंग में इतने अच्छे होने का एकमात्र कारण यह था कि उसकी शक्तियों का चक्र बढ़ गया था और उसका अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर अच्छे से कंट्रोल था। यही वजह थी कि वो हर एक चीज की नकल अच्छे से कर सकता था। टेनिस कोर्ट में भी यही सीन था। वो टेनिस अच्छे से इसलिए खेल पाया था क्योंकि उसने अपने दिमाग में पहले के देखे हुए टेनिस मैचेस को नकल कर लिया था और उन्हीं में से बेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए जो अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इसकी तुलना में गाना बहुत आसान था। चलो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि हमें अपना एक सिंगिंग बैंड बनाना चाहिए, फिर हम स्टेज पर अच्छे से परफॉर्म कर अच्छा खासा पैसा छाप लेंगे। तुषार ने चुटकी ली। एक और। गुंजन ने एक गाना और गाने के लिए किया। विजय भी अपनी नई स्किल को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ और गाने गाए। रूम में हर कोई जल्द ही उसकी सिंगिंग से मंत्रमुग्ध हो गया, यहाँ तक कि माही की भी आंखें चमक रही थी। इस वक्त जिस विजय को तो देख रही थी वो स्कूल टाइम वाले विजय से बिल्कुल अलग था। पहले वो चुपचाप और सिंपल तरीके से रहता था, लेकिन अब वो बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अलग इंसान बन गया था। थोड़ी देर गाने के बाद विजय ने माइक्रोफोन नीचे रख दिया। फिर उसने ड्राफ्ट बियर की एक बोतल ली और उसमें से एक ग्लास पिया। कमरा फिर से जीवंत हो गया। कुछ समय बाद विजय फ्रेश होने के लिए रूम से बाहर निकला। इस वक्त बाहर बार में काफी शोर शराबा था, सभी लोग अपने डांस और ड्रिंक्स में मग्न थे। फिर वो अपना मन हल्का करने के लिए वॉशरूम में गया और हाथ मुंह धोने के बाद ही बाहर निकला। जब वो वापस सिंगिंग रूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि मोहित एक आदमी के साथ डोर पर खड़ा था जो एक गुंडे की तरह कपड़े पहने हुए था। वो दोनों अविश्वसनीय रूप से संदिग्ध व्यवहार कर रहे थे। अपराधी ने कुछ निकाला और उसे मोहित को सौंप दिया। मोहित ने सामान लिया और जल्दी से उसे अपनी जेब में डाल दिया। मोहित जी, आप चिंता मत करो, यह बहुत असरदार है। आप तो इसके बारे में पहले से जानते हैं, आप मेरे पुराने कॉस्ट्यूमर हैं, तो आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, गुंडे ने धीमी आवाज में कहा। मोहित ने सिर हिलाया, अपने बटुए से कैश पैसों का एक बंडल निकाला और उस आदमी को सौंप दिया। फिर वो मुड़ गया और अंदर रूम में घुस गया। विजय ने छिपकर देखा कि वो रूम नंबर 202 में घुसा था। असल में उन लोगों ने 2 रूम बुक किए थे क्योंकि उन लोगों का ग्रुप बड़ा था। वो दोनों अलग अलग रूम्स में थे। मोहित रूम 202 और विजय 201 में था। विजय की भौहें कसकर सिकुड़ गई थी। इससे वो थोड़ा परेशान था। वो क्या था? क्या ये ड्रग्स था? लेकिन वो दोनों अलग अलग कमरों में थे, इसलिए उसके पास ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था। इसे भूल जाओ, ये मेरा काम नहीं है। विजय बुड़बुड़ाया और अपने कमरे में लौट आया। आखिर कौन था वो गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी? और क्या सच में मोहित ने कोई ड्रग्स खरीदा था? आखिर मोहित क्या करने की प्लानिंग कर रहा था? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 66। विजय ने कुछ और गाने गाए और गुंजन के साथ भी मिलकर एक गाना गाया था। कुछ देर बाद कहीं उठकर बाहर जाने लगी। मुझे यहाँ थोड़ी सफोकेशन हो रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रेश हवा खाने जा रही हूँ। यह कहकर वो डोर की ओर बढ़ गई। माही, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, एक लड़की खड़ी हुई और माही से कहा। इसके बाद वो दोनों साथ में रूम से बाहर निकल गए। विजय ने उन पर नजर डाली, लेकिन फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी रूम में काफी लोग थे, तो सफोकेट होना आम बात थी। लेकिन कुछ समय बाद विजय को महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। लगभग 20 मिनट बीत गए थे और वो दोनों अभी तक वापस नहीं आई थी। उन्हें ठीक होना चाहिए, उसने धीरे से बड़बड़ाया। फिर भी उसका दिल, या फिर ऐसा कहें कि उसके इंस्टिंक्ट बार बार इस बात से नकार रहे थे। यह सिर्फ उसका एक अनुमान था, लेकिन विजय को पता था कि वो अब शक्ति चक्रों को खोलने वाले रास्ते पर चल रहा है, और इसका मतलब था कि उसका अंतर्ज्ञान किसी और की तुलना में अधिक सटीक था। तभी उसके दिमाग में कुछ देर पहले रूम डोर पर खड़े मोहित और उस गुंडे का ख्याल आया और महसूस किया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मोहित ने तो कुछ, उसने खुद से कहा, और फिर अचानक खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, उसने डोर की ओर जाते हुए तुषार और गुंजन से कहा। जब वो माही की सीट से गुजरा तो उसने देखा कि टेबल पर रखे उसके ड्रिंक ग्लास के पास कुछ सफेद रंग का पाउडर पड़ा था। यह अच्छा नहीं है। उसे अब कंफर्म हो गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो दरवाजे से बाहर निकला और चारों ओर देखा। उन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। उसने दूसरे कमरे में भी चेक किया और देखा कि वहां से मोहित भी गायब था। धिक्कार है। अभी तक विजय को नहीं पता था कि असल में क्या चल रहा है, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। इसके बाद वो बार रिसेप्शनिस्ट के पास गया और वहां से उसे पता चला कि कुछ देर पहले ही 2 लड़कियां बार से बाहर निकली थी। उनके जाने के कुछ ही समय बाद एक लड़का भी उनके पीछे गया था। विजय ने अंदाजा लगाया कि वो दोनों लड़कियां जरूर माही और उसके साथ वाली लड़की होनी चाहिए, और वो लड़का मोहित। वो तुरंत बाहर की ओर भागा और रोड पर चारों ओर देखा, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही थी। सड़क लंबी थी और इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत कम था। इक्के दुक्के व्हीकल ही गुजर रहे थे। फिर उसने मोहित को भी इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई संकेत नहीं था। विजय की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसका चेहरा भयानक हो गया। उन्हें बाहर निकले लगभग आधा घंटा बीत चुका था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर उसे 1 सेकंड भी देर हो गई तो मोहित अपना कदम उठा चुका होगा और एक लड़की के जीवन को बर्बाद कर चुका होगा, वो गंदा जानवर। विजय ने उसे अपने मन में गाली दी। इससे पहले जब तुषार ने उसे बताया था कि मोहित एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो उसने सोचा था कि वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक प्लेबॉय होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना घृणित जानवर होगा। उस गुंडे ने भी इस बात का जिक्र किया था कि यह पहली बार नहीं जब मोहित ने उन ड्रग्स को खरीदा था। इसका मतलब था कि उसने पहले भी ऐसा कुछ किया था। विजय ने खुद को शांत किया और आराम से सभी चीजों के बारे में सोचा। बार से निकलने के बाद केवल 2 संभावनाएं थीं।
पहली की वो लोग एक टैक्सी में बैठकर किसी दूर की होटल में गए होंगे और दूसरी की वो किसी पास की होटल में गए होंगे। अगर मोहित को अपने मंसूबे पूरे करने थे तो होटल से बेस्ट और कोई जगह नहीं थी। विजय ने याद किया कि पास में एक बड़ा होटल था। उसने दोनों संभावनाओं में से दूसरी को चुना क्योंकि अभी के लिए बस उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। इसके बाद उसने बिना कुछ सोचे एक कदम आगे बढ़ाया और होटल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इस वक्त उसकी स्पीड किसी बुलेट ट्रेन की तरह थी। फुटपाथ से गुजर रहे लोगों ने बस अपने पास से एक हवा का झोंका गुजरते हुए महसूस किया और एक धुंधली सी आकृति को उस हवा के झोंके में देख सभी भौंचक के रह गए। फिर भी बहुत जल्दी धुंधली आकृति बिल्कुल गायब हो गई। विहट दामिनी फा, यह जरूर कोई शैतानी हवा थी, किसी ने जोर से कहा। विजय बिजली की गति से दौड़ रहा था। कुछ ही सांसों में वो होटल के एंट्री गेट पर खड़ा था। होटल में अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा और पूछा, क्या अभी यहाँ एक लड़का और दो लड़कियां आई हैं? वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हिचकिचा रही थी। विजय समझ गया कि जरूर वो लोग यहाँ आए हैं, वरना रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत इससे इनकार कर दिया होता। उन्होंने कौन सा रूम बुक किया है? जल्दी करो, वो लड़का उसके साथ बलात्कार करने के इरादे से आया है। अगर कुछ हुआ तो आपका होटल भी इसमें शामिल हो जाएगा। विजय ने जोर से कहा। रिसेप्शनिस्ट घबराने लगी। वो घबराकर बोली, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी करो और रूम नंबर बताओ। विजय जोर से चिल्लाया, 503 में। विजय के खतरनाक रूप से डरकर कांपते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कमरे का नंबर बता दिया। चाबी, कार्ड कुछ है? कार्ड है, ये लो सर। रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए एक कार्ड निकाला और उसे दे दिया। जैसे ही विजय ने कार्ड लिया वो तेजी से चला गया। उसने लिफ्ट नहीं ली, सीढ़ियों पर चढ़ने का विकल्प चुना और बहुत जल्दी वो 5th फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही विजय रूम नंबर 503 के डोर पर पहुंचा, उसे रूम के अंदर से मोहित की आवाज सुनाई दी। स्टूपिड वच, तुम्हें इतना अच्छा नाटक करने के लिए किसने कहा, जो तुम अभी भी यहाँ हो? वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, वैसे तूने अच्छा काम किया। जो पैसा मैंने तुम्हें देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें दूंगा। थैंक्स मिस्टर मोहित। ये उसी लड़की की आवाज थी जो माही के साथ रूम से बाहर निकली थी। चलो अब तुम यहाँ हो तो कैमरा पकड़ो और एक अच्छी वीडियो शूट करो। याद रखना कि वीडियो हर एक एंगल से बने। लड़की हिचकिचाई और फिर कहा, मिस्टर मोहित, यह चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। मोहित ने कहा, थैंक्स मिस्टर मोहित। लड़की ने तुरंत जवाब दिया। वो और ज्यादा पैसे मिलने की बात सुन काफी उत्साहित लग रही थी। दो जानवर। विजय ने जो कुछ सुना उससे वो आग बबूला हो गया। उसने डोर लॉक में बिना कार्ड स्वाइप किए एक जोरदार लात मारी और दरवाजा तोड़ अंदर घुस गया। जब वो रूम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहित बेड की ओर जा रहा था। बेड पर माही गतिहीन हालत में पड़ी थी। दूसरी ओर वो लड़की अपने हाथों में एक कैमरा लेकर बगल में खड़ी थी। कैमरे का फोकस सीधे बिस्तर पर था। जब दोनों ने दरवाजा टूटने की आवाज सुनी तो वो दंग रह गए। उनके हाव भाव धीरे धीरे जम गए। इसके अलावा उस लड़की के हाथ हिलने लगे और उसने कैमरा गिरा दिया। मोहित ने मुड़कर आश्चर्य से कहा, विजय, तुम? वो अभी भी अविश्वास में था। उसने सोचा था कि उसकी प्लानिंग एकदम सटीक थी और किसी को पता नहीं चलेगा। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि विजय अकेला था। वो धीरे धीरे शांत हुआ और यहाँ तक कि उसके घबराहट से भरे चेहरे पर तिरस्कार की अभिव्यक्ति भी आने लगी। विजय उसके लिए एक गरीब भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर उसके सामने कुछ पैसों के टुकड़ों फेंके गए तो वो भी लड़की की तरह उसके सामने अपनी दुम हिलाने लगेगा। लेकिन अपने मन में वो विजय की दिल से तारीफ कर रहा था कि उस जैसे लड़के ने भी एक गुंजन जैसी बला की खूबसूरत लड़की को फंसा कर रखा था। हे विजय, यहाँ 1000 रुपए पड़े हैं, उनको लो और अपना मुंह बंद करो। बस ऐसा दिखावा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। मोहित ने सामने टेबल पर रखे अपने पर्स की ओर इशारा किया। विजय का चेहरा भयानक से और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। जब मोहित ने उसे चुपचाप खड़ा देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और थोड़ा नाखुश भी नजर आने लगा था। क्या 1000 रुपए भी काफी नहीं है? चलो छोड़ो, तुम एक काम करो, 2000 रुपए ले लो। मैंने सुना था कि तुम कॉलेज भी नहीं जाते हो और ना ही कोई जॉब करते हो, तो यह तुम्हारे लिए खर्चे के काम आएंगे। ओह हाँ यार, तूने क्या माल फंसा रखा है। क्या तूने कभी गुंजन के साथ मस्ती की है या नहीं? अगर की है तो सच में मजा तो बहुत आया होगा। आया है उसका फिगर, उसके बर्थडे क्रपसेस। अगर तू मुझे उसे एक रात के लिए उधार दे सकता है तो मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। क्या कहता है? विजय का चेहरा अब नर्क से आए किसी शैतान की तरह नजर आने लगा था। इस आदमी की हैवानियत उसकी कल्पना से परे थी। वो बिना किसी संदेह के एक विकृत जानवर से भी बदतर था। विजय की आंखों की पुतलियां सिकुड़कर छोटी हो गईं और एक किलिंग ऑरा के साथ चमकने लगी। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पैर को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाकर ठीक उसकी टांगों के बीच मारा। सबसे पहले वो उसका सामान ही तोड़ना चाहता था, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आह! मोहित के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसने अपनी टांगों के बीच के हिस्से को पकड़ लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर दर्द से कांप रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकते हुए पूरे चेहरे को भिगोने लगा। जब उस लड़की ने मोहित की यह हालत देखी तो वो घबराहट के चलते पीछे हटने लगी और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? मोहित ने दर्द भरी आवाज में कहा। उसने अभी भी अपने घोंटों को पकड़ कर रखा था। विजय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारी। आ, 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 मोहित उड़ते हुए पीछे जाकर गिरा। उसका चेहरा लाल और सूज गया था और उसके होंठों के कोने से खून बहने लगा था। सुअर के बच्चे,
तूने मुझे मारने की हिम्मत की। तू जानता भी है कि मैं कौन हूं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहित उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठने में असमर्थ होकर उसने गुस्से में चिल्लाया। विजय ने कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, मैं भी कोई संत नहीं, शैतान हूं। काल नहीं, अकाल हूं। अगर तेरे भीतर हैवानियत है तो मैं तेरे लिए हैवान हूं। इसी के साथ वो आगे बढ़ा और एक बार फिर उसके मुंह पर जोरदार लात मारी। आह! मोहित किसी चक्कर धिन्नी की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से जाकर टकराया। अब उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा भी सूज गया था। क्या मोहित ऐसे ही विजय के हाथों मार खाएगा या फिर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगा कोई? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का? अगला पड़ाव जानने के